नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड ट्रू। इसका हिंदी में मतलब होता है सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ओनली थ्योरी पोर्शंस के, और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। हम बात करेंगे टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें से आपका पहला है इंट्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, food prevention, method of food prevention, chemicals method, heat and cold treatments, storage and packaging, importance of microorganism in food industry, in beverage industry, in medicine production, in vaccine production, in increasing soil fertility, in cleaning and environment, nitrogen cycle, harmful microorganism, examples of carriers, diseases in humans, animals and plants by microorganism। तो ये सभी चैप्टर हम इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, those living organisms around in which we can't see with naked eyes are called microorganism और microbes। यानी हमारे आसपास आपको पता है कि हमारा जो नेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। तो ये सभी पेड़ों की अगर हम बात करें तो ये सभी क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी कहलाते हैं। उनमें से वे प्राणी जिन्हें हम नेकेड आई से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ठीक है। सेकेंड इज सम ऑफ देम कैन बी सीन बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास। उनमें से कुछ होते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित प्राणी। तो जो सबसे छोटा जीवित प्राणी होता है उसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्त हैं तो उनसे दोस्ती कैसे करें, दुश्मन है तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं, इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर्स ग्रुप। 4 ग्रुप्स में हमने इसको क्लासीफाई किया है। उनमें से फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। तो ये 4 पार्ट्स हैं जिन पे हमने इनको क्लासीफाई किया है ताकि इनको स्टडी करने में आसानी हो। तो ये देखते हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशंस की। बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? तो वैसे सभी ने नाम सुना होगा कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में, हमारे भोजन में हर जगह अवेलेबल होते हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि हमारी बॉडी जो होती है करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी होती है। ये जो बॉडी होती है, बॉडी में छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सभी सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये होता है मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंड इन वाइड रेंज। ये पाया जाता है पूरे एरिया में, खुले स्थानों में, रैगिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स में पाया जाता है, चाहे जितनी ठंडी जगह हो, डेजर्ट्स में, चाहे जितनी गर्मी जगह हो, हॉट स्प्रिंग्स में, गर्मी स्थलों में, यानी कहीं भी पाया जाता है, हर जगह पाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें बैक्टीरिया की, तो सबसे अच्छा बैक्टीरिया जो हमारा दोस्त है कह सकते हैं, जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं भोजन के रूप में, तो एग्जाम्पल्स में हम लेने वाले हैं कर्ड। कर्ड बैक्टीरिया जो होता है, दही जो होता है, दही उसमें बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। उसके बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तो यह हमारा एक बैक्टीरिया है जो दोस्त है। नेक्स्ट है फंगी। नेक्स्ट आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। फंगी की अगर हम बात करें तो फंगी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सिंगल सेल का नहीं होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल का होता है। सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे
हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉपिक हैं। उसी तरह वे प्लांट्स, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंगी, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें और क्या क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल होता है, एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज, और ये कॉलोनीज में हर जगह कहीं भी पाए जाते हैं, नॉर्मल तौर पर आपको दिख ही जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपके पास आता है पेंसिलियम एंड एस्पेरिगस। या देखते हैं, अगर यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा हो तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास कहीं भी गंदे स्थानों में ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर उगा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम अगर पर्टिकुलर देखना चाहें तो स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं, बट ये जब बहुत ज़्यादा बंच में होता है तो फिर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल का होता है। मल्टीसेलुलर भी होता है, यानी जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूजुअली फाउंड इन वाटर, और प्रोटोजोआ किस में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है, गड्ढे में पाया जाता है ना। तो जहाँ पर भी पानी अवेलेबल होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स अमीबा जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, एंड पैरामीशियम, जबकि पैरामीशियम क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका फोर्थ में एल्गी मतलब शैवाल। अगर इसको हम बात करें तो नॉर्मल तौर पे आप लोग देखते होंगे कि बरसात के मौसम में जहाँ पर धूप नहीं पड़ती है वहाँ पर काई जम जाती है, या पानी में भी काई बन जाती है। आप एक बाल्टी पानी भर के रख दो, 2-3 दिन तक आप उसके पानी को बाहर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक चिपचिपाहट जैसा कुछ लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एल्गी या शैवाल। और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो जो आपके एल्गी होते हैं ये भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और ये इसमें क्या होता है, कंटेन क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये लोग अपना भोजन भी बना लेते हैं। पिगमेंट्स एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता होगा कि कोई भी पेड़ पौधा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से अपना भोजन खुद ही बनाता है। तो अपना भोजन जो खुद ही बनाता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है आपका क्लैमाइडीमोनस एंड स्पाइरोगाइरा। ये आपका होता है क्लैमाइडीमोनस, और ये सेकेंड आपका किसका फिगर है, स्पाइरोगाइरा का। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अलगे। नेक्स्ट आपका है वायरस। ये खतरनाक व्यक्ति है। वायरस खतरनाक होता है, दुश्मन होता है हमारा। आपको पता है इस समय कोरोना वायरस, कोरोना पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, लोगों को तबाह कर रहा है। तो हम उसी वायरस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वो तो एक कैटेगरी है वायरस की, कोरोना। ऐसे हजारों की संख्या में कोरोना हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी जो आपका वायरस होता है वो कहाँ होता है, वो सिर्फ अपने होस्ट के इनसाइड, अंदर ही होता है, किसी भी सेल के अंदर। वायरस हमेशा होस्ट के सेल के अंदर ही रहता है। होस्ट मतलब क्या होता है कि जिस पर ये डिपेंड होता है, ठीक है, वो उसका होस्ट हो गया, तो हमेशा उसके अंदर ही पाया जाता है। नहीं, वायरस जो होता है वो बाहर आपको कहीं घूमते हुए नहीं मिलेगा, बल्कि वो शरीर में ही मिलेगा। विच में बी बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है, या फिर एनिमल में कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी बहुत छोटा होता है। माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटा, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब बहुत ही छोटा होता है। इसको हम किसी भी कंडीशन में नॉर्मल तौर पर लेंसेज से, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं।
रिक्वायर होस्ट, और इसे होस्ट की ज़रूरत होती है, बिना होस्ट के ये जीवित नहीं रह सकता है। जैसे आपको पता है कि इस समय कहा जाता है कोरोना वायरस अगर आप लेने नहीं जाएंगे तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने से कुछ नहीं कर पाता है। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी अगर उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है, उसको बढ़ना है, अपना जीवन भरण पोषण करना है, तो उसे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वायरसेस के, जिसमें आपका पहला होता है इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा पोलियो वायरस, और ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, उनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड प्रिवेंशन। फूड मतलब भोजन, यानी जो हम खाना खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। अब प्रिवेंशन मतलब उसको बचाना। नॉर्मल तौर पे मैंने बताया कि इसमें जो आपके वायरसेस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अब आपको उनको बचाना है, तो बचाने कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो अगर हम बात करें फूड प्रिवेंशन की बात करें, तो प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कॉल्ड फूड प्रिवेंशन। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फिर आपका वायरसेस हो, खाना खराब होता है उनकी अगर वजह से, तो उनको बचाना क्या कहलाता है? प्रिवेंशन कहलाता है, फूड प्रिवेंशन कहलाता है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड आइटम एंड स्पॉइल देम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि फूड आइटम में काम करता है और उसको स्पॉइल कर देता है, मतलब खराब कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ फूड प्रिवेंशन के कि कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से हम इन खाने को, इन भोजन को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि द केमिकल दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो कंट्रोल करते हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की, ऑन फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब वे केमिकल्स जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो पहला केमिकल्स है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटाबॉलिसफाइट, तीसरा साल्ट, कॉमन साल्ट, नमक जो घर में हम यूज़ करते हैं NaCl, एंड एडिबल ऑयल, और जो खाने वाला तेल होता है। ये सभी केमिकल्स हैं, और ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं? खाने को सुरक्षित होने में बचाते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे हम एडिबल ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें तेल में डुबो के रख दी जाती हैं। अचार बनाया, अगर तेल उसमें भर दिया तो अचार कभी खराब ही नहीं होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? फूड प्रिवेंशन में काम आते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल, अचार में, नमक में अचार डाल के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। एंड इट्स आल्सो यूज टू प्रिजर्वेटिव मीट एंड फिश, अगर मछली और मांस है और उसको भी आपको सुरक्षित रखना है तो हम उसमें क्या मिला देते हैं? नमक मिला के रख देते हैं। शुगर कहाँ यूज़ होता है? तो बात करें अगर शुगर इज यूज टू प्रिजर्वेटिव इन जैम एंड जेलीज, जैसे मुरब्बा वगैरह बनाते हैं, जैम और जेलीज जो बनाते हैं, उसमें अपन शुगर किस लिए डालते हैं? ताकि वो सुरक्षित है, शुगर डालने से वो सुरक्षित हो जाती है। ऑयल्स की बात करें, ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार में यूज़ किया जाता है, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों में। अगर तेल की सब्जी बनी हुई है तो वो ख़राब नहीं होती है, आज की बनी कल भी खा सकते हो, लेकिन अगर पानी से बनी हुई है तो कल की डेट में ख़राब हो जाती है। यानी जितनी भी चीज़ें कह सकते हैं कि पानी में अपन वो तेल में फ्राई कर लेते हैं, वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेथड क्या है, तो वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी किसी भी चीज़ को गर्म करना या ठंडा करना। तो गर्म करने और ठंडा करने से यदि कोई चीज़ बच सकती है तो कौन कौन सी है? तो अगर हम बात करें बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध को उबाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट, यानी जो दूध होता है उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यदि हम उसको बॉयल कर दें, उसको टेम्परेचर हीट कर दें, तो बॉयल करने से क्या होते हैं? उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा है पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन क्या होता है कि इट इज़ अ टेक्निक
to preserving milk in which it also boil to about 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट्स, सॉरी यहाँ पर सेकंड्स लिखा हुआ है, ये आपका मिनट्स है। एंड देन यू सडनली चिल्ड इन स्टोर्ड, यानी दूध को आप 70 डिग्री पर 15 से 30 मिनट तक आप उसको बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद सीधे उठा के जाके फ्रीजर में रख दीजिए। तो फ्रीजर में रखेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन से क्या होता है, मलाई आपकी बाहर हो जाती है, और उसके साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, तो इसमें क्या होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स एंड प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक। यानी कोई भी चीज़ को यदि हम सील्ड पैक कर देते हैं, अब आप देखो घर में हम सुरक्षित क्यों रहते हैं, ताला क्यों लगाते हैं, ताकि बाहर के लोग अटैक ना कर पाएँ। तो अगर उसी तरह हमारे पास कुछ भी खाने की सामग्री है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करने से क्या होगा कि बाहर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उस पर अटैक नहीं करते हैं, जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो दोस्त की तरह हमारे साथ कैसे काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन फूड इंडस्ट्री, यानी फूड इंडस्ट्री में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहला जिसकी अभी हमने बात की थी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कहाँ काम करता है, तो मिल्क को दूध में, दूध को कर्ड में यानी दही में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। तो बैक्टीरिया प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी यही एक बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से दूध दही में कन्वर्ट होता है। अगर ये बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं हो तो आपका दही नहीं बने, तो इसका मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सेकेंड अगर हम बात करें तो ईस्ट, ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंशन द ब्रेड्स एंड पेस्ट्री एंड केक्स। अगर हम ब्रेड बनाने की बात करें, पेस्ट्री बनाने की बात करें, या फिर हम बात करें ब्रेड बनाने की, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ईस्ट बैक्टीरिया डालना पड़ता है। अब ईस्ट बैक्टीरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यदि हम इसको आज बना के रख दें तो कल तक में सड़ जाता है। तो जब सड़ जाता है तो उससे ईस्ट की वजह से होता है। या फिर आपने एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जब जलेबी बनाई जाती है तो उसको शाम को गला दी जाती है, अगले दिन बनाई जाती है, तो अगले दिन जब वो सड़ जाता है, कह सकते हैं उसमें ईस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब जलेबी हम बनाते हैं तो बहुत मुलायम बनती है। तो उसका रीज़न यही होता है। अब हम बात करने वाले हैं इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। तो बेवरेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो पेय पदार्थ बनाती हैं। पेय पदार्थ मतलब जैसे अल्कोहल है, वाइन है, विनेगर है, ये सभी पेय पदार्थों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पर ईस्ट जो होता है, जो भी हमने जस्ट बात की थी, जो ईस्ट होता है बैक्टीरिया, वो यहाँ पर यूज़ होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, विनेगर बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो कहाँ यूज़ होता है, बेवरेज इंडस्ट्री में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ईस्ट एक्ट ऑन शुगर एंड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। जो ईस्ट होता है वो कैसे काम करता है, तो जो भी आपके पास भोजन है उसमें जो शुगर अवेलेबल होती है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल में, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटाइजेशन। फर्मेंटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। और अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ध्यान रखना, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्मेंटाइजेशन किसने डिस्कवर किया है तो वह है आपके लुईस पास्चर। नेक्स्ट है आपका इन मेडिसिन प्रोडक्शन, यानी दवा उद्योग में, औषधि उद्योग में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत सारी दवाएं, कह सकते हैं कि जितनी भी दवाएं होते हैं वो सभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब कि ये कहने का ये है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ध्यान सुना, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, या उन जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर आप कोई भी दवा एंटीबायोटिक्स खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगिस, यानी बैक्टीरिया और फंगिस से
प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, और जो कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उसमें आपका होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड एरिथ्रोमाइसिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेंसिलिन वॉज प्रेजेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर बात की जाए कि फर्स्ट जो आपका एंटीबायोटिक था जिसे हम पेंसिलिन कहते हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था, तो वह हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका इन वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन, अब आप मान लो देख लीजिए जिस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वैक्सीन का प्रोडक्शन करने मतलब कोई दूसरा केमिकल नहीं यूज़ करने वाले, बल्कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम खोज करने वाले हैं जो कोरोना जैसे वायरस को किल कर सके, मार सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस डिजीज केशन, यानी जो वायरस के अटैक से जो बीमारियां होती हैं उससे बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। किस रूप में? वैक्सीन के रूप में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीन इंक्लूड्स डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द बॉडी। और जो वैक्सीन्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? तो वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स से बनती होती हैं जिनका प्रोडक्शन एंटीबायोटिक के रूप में बॉडी में होता है। These antibiotics help in preventing the attack from disease causing microorganisms। और ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं? यूज़ होती है किसमें? अगर बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको अटैक करने वाला है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। वैक्सीनेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीज सच एज कॉलरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपाटाइटिस। तो ये सभी बीमारियां हैं और इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं उनको किसने डिस्कवर्ड किया था? उनकी वैक्सीन एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो स्मॉल पॉक्स हैं उनके लिए वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अब हम बात करेंगे इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है किसानों की, खेतों की, उसको बढ़ाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एग और राइजोबियम बैक्टीरियाज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर करते हैं। ये क्या करते हैं एक्चुअली कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है उसको उर्वरा शक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। दे फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। सीधे से क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास फ्री नाइट्रोजन गैस है उसको फर्टिलिटी में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी इनका यूज़ हम करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे कोई भी डेड बॉडी है, आपने देखा होगा कोई भी डेड बॉडी अगर आप वो फेंक के चले आओ कहीं पर भी, तो 2-4 दिन के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मिट्टी में कौन कन्वर्ट करना है? तो उसके लिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको समाप्त करते हैं, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं डेड वेस्ट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, आपने फूड साइकिल पढ़ा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं या मृत प्राणी हैं उनमें नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन गैस
कंपेयर 78% इन एटमॉस्फेयर, यानी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज फिक्सेशंस ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू nitrogenous compounds caused by bacterium, rhizobium and lightning। यानी सबसे पहला क्या होता है कि नाइट्रोजन को कौन कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं आपका बैक्टीरियम जो राइजोबियम होता है एंड लाइटनिंग होता है। ये क्या कर देते हैं कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं फर्टिलिटी के रूप में। सेकेंड थिंग, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जितने भी नाइट्रोजन, नॉट ओनली नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन सॉइल are taken by the plants through roots are used to synthesis of plants proteins। और ये क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स क्या करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज़ करती हैं और वहाँ से प्रोटीन्स प्राप्त करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स, और एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से, क्योंकि भोजन में हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं और प्लांट्स जो है नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। Waste of plants and animals are converted to nitrogenous compounds, यानी जितने भी वेस्ट प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल। यानी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, फंगी अवेलेबल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। यानी जितने भी आपके वेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनको ये बैक्टीरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, बैक्टीरिया और फंगी, ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। सम बैक्टीरियाज कन्वर्ट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बैक टू नाइट्रोजन टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ नाइट्रोजन। और इसमें से कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका लेवल जो हो वो मेंटेन होता रहे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। मतलब सिंपल शब्दों में यहाँ पर अगर हम चित्र द्वारा, यहाँ पर एक फिगर है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा आपका एक ही है, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो ये है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पर आती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एगल, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं। इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको टर्न्स करते हैं, फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, और फिर ये कंपाउंड्स किसमें, मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद अगर हम इधर चले जाएंगे तो ये क्या होते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स अगर ले लेते हैं तो एनिमल्स कैन ईट प्लांट्स, और फिर एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं तो एनिमल्स में पहुंच जाता है। इसके बाद एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम, और फिर एनिमल्स मर जाते हैं या फिर उनका जो वेस्ट होता है उसके रूप में आता है, और फिर से क्या बन जाता है आपका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। फिर इसके बाद अगर और ऊपर आते हैं तो फिर यहाँ पर बैक्टीरियाज, मैंने बताया था कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को किसमें, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर से वापस आपका नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल। होप का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं और उनसे बीमारियां होती हैं। तो देख लेते हैं, डिजीजेस केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी जिनकी वजह से वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारी होती है उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। डिजीज इन ह्यूमंस में जो डिजीज होती हैं केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। डिजीज केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम एन लिफ्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थॉट एयर वाटर फूड और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं, जैसे एयर के द्वारा, वाटर के थ्रू, भोजन के थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें, इंक्लूड cholera, chicken pox and tube circus,
द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीजेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस आर कैरियर्स। और वे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक डिजीज़ को दूसरे डिजीज़ में पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैरियर्स। क्या बोलते हैं? कैरियर्स। तो आइए देखते हैं कैरियर्स का। अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ कैरियर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहला होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब होता है मक्खी। जो घरों में मक्खी पाई जाती है वो क्या करते हैं? स्प्रेड डिजीज़, वो बीमारी फैलाती है, सच एज कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड। तो ये सभी बीमारियां कौन फैलाता है? जो मक्खी होती है घर में वो। दूसरा क्या होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मच्छर होता है वो क्या फैलाता है? मलेरिया। फीमेल एडिस जो मॉस्किटो होता है वो फैलाती है डेंगू। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैलाने का काम करता है, और इसीलिए इन्हें हम एग्जांपल्स किसका कह सकते हैं? कैरियर्स का। तो कैरियर्स में क्या क्या हो गया? एक आपका हाउस फ्लाई यानी मक्खी हो गई, एक आपका फीमेल हो गई, और दूसरी हो गई फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये तीनों क्या है? आपके कैरियर्स। अब अगर हम बात करें कि कैरियर्स या जितने भी आपके पास ह्यूमन डिजीजेज हैं वो कौन कौन से कैरियर्स की वजह होती हैं, किस मोड से ट्रांसमिशन होता है और कैसे इसको हम प्रिजर्वेट कर सकते हैं, तो इस टेबल में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया। जो होता है वो किसके माध्यम से फैलता है? बैक्टीरिया होता है जो एयर के माध्यम से फैलता है। ठीक है। इसी तरह जो मलेरिया होता है वायरस होता है, मेलीज होता है, चिकन पॉक्स वायरस होता है, एयर के थ्रू फैलता है। तो इसको विस्तार से हम समझ लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा कॉलरा, तीसरा टाइफाइड। ये तीनों किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो उसमें होती है आपकी मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। ये सभी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसमें आपका एक मलेरिया होता है और दूसरा आपका स्लीपिंग सिकनेस होती है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब होता है कि आपको सोने में नींद नहीं आती है, तो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से। नेक्स्ट है डिजीजेज इन एनिमल्स केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? तो पहला होता है आपका एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स एक बीमारी होती है जो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह होती है। दूसरा होता है फूट एंड माउथ डिसीज, पैर और मुंह की बीमारी आपने देखा हो जाता है किसमें? कैटल में, ऊंट में। वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। डिजीजेस इन प्लांट्स केस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी जो पौधे होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे पहली बीमारी होती है आपके सिट्रस। सिट्रस कैंकर जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियाज की वजह से होती है। दूसरा होता है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में जो घुन लग जाता है वो किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से होती है। फिर होता है एलोविंस मॉस्किस, किसकी वजह से होती है? जो भिंडी में होती है वो होती है आपकी वायरस की वजह से। तो ये सभी बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है। तो ये चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, जो थ्योरी पार्ट जिसमें हमने कंप्लीट किया है, यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है पार्ट सेकेंड, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी ग्रुप्स में आप उसको भेजिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं वीडियोस को देख देख के आपको अपनी नोट्स भी कंप्लीट करनी है, तो प्रॉपरली अपने नोट्स बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।